तो SF11 मिलती है, SF1 मिलती है, SF2 मिलती है, SF5 मिलती है। तो जो SF होता है, SF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। SF किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम बोलते हैं मानक फॉर्म। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं हम? मानक फॉर्म। इसी को हम बोलेंगे मानक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये होते हैं कितने? कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे आपको SF1 होता है, SF1 मिलेगा। SF1 कब दिया जाता है आपको? सस्पेंड करने के लिए। SF1 यदि आपको मिली है, इसका ये मतलब होता है कि आपको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है, मतलब सस्पेंशन के लिए। जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना हो तो उसको क्या दिया जाता है? SF1। SF1 मतलब निलंबन या सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा दूर रखने के लिए आपको दिया जाता है। ये भी बता चुके हैं हम कि सस्पेंशन के दौरान आपको क्या मिलता है? निर्वाहन भत्ता दिया जाता है, जिसके लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि इस सस्पेंशन के दौरान मैं किसी अन्य शासकीय, अर्धशासकीय या प्राइवेट संस्था में कोई काम नहीं किया है, किसी वर्ग प्रकार की मैंने सैलरी अर्न नहीं की है। ठीक है, तो आपको क्या मिलती है? तब सैलरी देती है निर्वाहन भत्ता के रूप में, और वो कितनी रहती है? आधी रहती है। अब तो सबसे पहले SF1 दिया जाएगा आपको निलंबन के लिए, सस्पेंशन के लिए। SF2 दिया जाता है निलंबित माना जाए, माना गया निलंबन। ठीक है, SF2 दिया जाता है किसके लिए? माना गया निलंबन। अब SF1 और SF2, SF1 निलंबन कर दिया, SF2 माना गया, इस दोनों में अंतर को थोड़ा समझ लो। SF1 नॉर्मल कंडीशन में दे दी जाएगी, लेकिन SF2 को जब रहता है तब दिया जाएगा जब ये पहले से ही आपको सस्पेंशन माना जाए। मतलब सपोज मान लिया जाए कि आप छुट्टी पर गए, ठीक है, आप छुट्टी पे गए, घर पे कहीं आपकी लड़ाई हुई, आपको जेल में बंद कर दिया गया, आप कारावास में 48 घंटे से ज़्यादा समय तक वहाँ पर रहे। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि आप तो भैया छुट्टी पर नहीं हो, आप तो जेल के अंदर हो, और 48 घंटे से ज़्यादा समय आपने जेल में बिता लिया है। तो अब क्या करेंगे? वो सस्पेंशन पे जो आप जेल में थे उसको हम क्या करेंगे? ड्यूटी तो नहीं मानेंगे, छुट्टी तो मानेंगे नहीं, तो उसको फिर हम आपको क्या देना पड़ेगा? SF2 देना पड़ेगा। तो वो जो SF2 दिया जाएगा वो बैक डेट से दिया जाएगा, जब से आपको पुलिस ने अंदर किया है, जब से आपको पुलिस ने क्या किया है? हिरासत में लिया है, तब से हम क्या दिया जाएगा? आपको सस्पेंड माना जाएगा। तो जब सस्पेंड जब मिले आपको लेटर, तब से माना जाएगा, तो उसके लिए हम SF1 दिया जाता है। लेकिन सस्पेंशन यदि आपको पहले से माना जाए, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 48 घंटे पहले से यदि जो आपको सस्पेंशन माना जाएगा, तो उसके लिए SF2 दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तुरंत हमको देना है तो SF1, और पहले से अगर देना है बैक डेट से तो SF2 दिया जाता है। सिंपल सा अंतर है, तुरंत देने के लिए SF1, बैक डेट से देने के लिए SF2। उसके बाद SF3। अब SF3 क्या होता है? निर्वाहन भत्ते की स्वीकृति। अब सस्पेंशन पे हो, चाहे आप SF1 देके सस्पेंड किया गया हो, चाहे SF2 देके आपको सस्पेंड किया गया हो, लेकिन जब आप सस्पेंशन में हो तो आपको क्या चाहिए रहेगा? निर्वाहन भत्ता। तो निर्वाहन भत्ता आपको लेने के लिए आपको SF3 देना पड़ेगा। तो एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपको देना पड़ेगा कि भैया इस सस्पेंशन के दौरान मैंने कहीं पे कोई काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं किया है, अतः निर्वाहन भत्ता स्वीकृति की जाए। तो जब आप ये लेटर देते हो तो SF3 के तहत वो उसकी आपकी जो निर्वाहन भत्ते की क्या की जाती है? स्वीकृति दी जाएगी। तो जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो फिर क्या करेगा? आपका SF3 जारी करेगा, और उसमें थ्रू उसके तहत आपको क्या दिया जाएगा? निर्वाहन भत्ता दिया जाएगा। SF1 सस्पेंशन, SF2 बैक डेट से माना गया सस्पेंशन, SF3 आपको क्या दिया जाता है? निर्वाहन भत्ता। फिर उसका जो अगला मानक फॉर्म आता है SF4। SF4 में क्या होता है? निलंबन से बहाली। मतलब आपको जो सस्पेंड किया गया है तो सस्पेंशन से आपको ड्यूटी पर लेने के लिए SF4 दिया जाता है। आपको सस्पेंशन के बाद ड्यूटी पर वापस लेने के लिए क्या दिया जाएगा? SF4 दिया जाएगा। तो भाई क्लियर हो गई बात। SF1 सस्पेंशन, SF2 माना गया सस्पेंशन, SF3 आपका जो निर्वाहन भत्ता स्वीकृत करने के लिए, SF4 आपको ड्यूटी पे वापस लेने के लिए दिया जाता है। अब SF4 के बाद फिर अगला क्या आएगा? SF5।
तो जो SF5 होती है बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आप लोगों को भी मिलती रहती है। तो ये जो होती है इसको क्या कहते हैं, बड़ी शास्ति का आरोप पत्र। मतलब जब ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ा जुर्म किया है तो उसके लिए उसको क्या दी जाती है, बड़ी शास्ति, मतलब मेजर पेनाल्टी दी जाती है। क्या दी जाती है, मेजर पेनाल्टी। जब आप उसको लगता है कि भैया आपके द्वारा किया गया कृत्य, जब आपका जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको ऐसा फील होता है कि आपके द्वारा किया गया कृत्य या जो काम या जो भी आपने किया है वो मेजर पेनाल्टी का बनता है, मतलब बड़ी मेजर पेनाल्टी या बड़ी शास्ति का आरोप आप पर लगता है, तो आपको SF5 दिया जाता है। ठीक है, SF5 के बाद अगला जो आता है वो होता है SF6। SF6 क्या होता है कि दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान नहीं करने के आदेश। कभी कभी क्या होता है कि सपोज मान लो कोई कर्मचारी है जिसको SF5 दे दी गई है या बड़ी शास्ति लगा दी गई है, अब वो उसको अपने आप को डिफेंड करना है, तो अपने आप डिफेंड करने के लिए उसको कुछ शासकीय कागज दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब उन शासकीय दस्तावेजों की जो उसे आवश्यकता है वो मांगेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उससे वो क्या मांगेगी, दस्तावेजों की कॉपी मांगेगा। लेकिन अगर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको लगता है दस्तावेज दिए जा सकते हैं तो वो दस्तावेज वो दे देगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि वो दस्तावेज वो नहीं दे सकता है, ठीक है, तो वो क्या जारी करेगा, SF6 जारी करेगा और उसमें वो मेंशन करेगा कि मैं आपको दस्तावेज नहीं दे सकता। बात समझ में आई? SF1 सस्पेंशन, SF2 माना गया सस्पेंशन, SF3 निर्वहन भत्ता की स्वीकृति, SF4 आपको सस्पेंशन से हटाना, मतलब बहाली करना, निलंबन से बहाली के लिए, SF5 बड़ी शास्ति, और SF6 आपको यदि बड़ी सजा मिली और आप यदि कोई दस्तावेज मांग रहे हो और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दस्तावेज नहीं देना है तो उसको नहीं मना करने के लिए वो फिर SF6 देगा कि मैं आपको ये दस्तावेज प्रदान करने की अनुमति नहीं दे सकते, प्रदान नहीं कर सकते। बात समझ में आई? फिर अगली है SF7। अगला क्या होता है आपका SF7। तो SF7 में क्या होगा, जांच अधिकारी के नियुक्ति आदेश। SF7 लिख देकर जांच अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी कर सकते हैं। अब जांच अधिकारी क्या होगा, देखो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बता चुका था क्या होता है, वह अथॉरिटी जो आपको क्या करता है, सजा देता है, जो आपको क्या कर रहा है, सजा दे रहा है। मान लो जिसने आपको SF5 दिया वो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब उसके बाद अगर आपकी को सजा दी गई है तो उसकी क्या होगी, इंक्वायरी होगी, जांच होगी। तो जो भी उसकी जांच करेगा उसको क्या बोलेंगे, जांच अधिकारी। अब जांच अधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद स्वयं भी जांच अधिकारी हो सकता है, किसी और अधिकारी को जांच अधिकारी बना सकता है, या 2 या 3 ग्रुप में संयुक्त रूप से अधिकारियों को भी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए जो फॉर्म जारी होता है उसको क्या बोलेंगे, SF7। SF1 निलंबन के लिए, SF2 माना गया निलंबन के लिए, SF3 निर्वहन भत्ते की स्वीकृति के लिए, ठीक है, SF4 आपको निलंबन से को बहाल करने के लिए, ठीक है, SF5 मेजर पेनल्टी, बड़ी शास्ति, SF6 आपके द्वारा यदि दस्तावेज मांगे गए और आप उसको नहीं देंगे तो उसके लिए आपको SF6 जारी करना पड़ता है। SF7 अब क्या होगा भाई, जांच अधिकारी की नियुक्ति। जब भी जांच अधिकारी की नियुक्ति करना है तो उसके लिए जो फॉर्म नंबर निकलता है वो क्या निकलता है, मानक फॉर्म नंबर SF7। बात समझ में आ गई? अब SF7 के बाद अगली जो आती है वो आती है SF8। अगला क्या आता है आपका, SF8। तो SF8 में क्या होता है, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। जब कभी हमको कोई प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करना पड़ता है तो उसके लिए SF8 के द्वारा लेटर जारी किया जाता है। प्रस्तुति अधिकारी मतलब जैसे कोई बड़ा केस हो, विजिलेंस का केस हो, कोई बड़ा केस हो जिसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुति अधिकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब भी हम प्रस्तुति अधिकारी को नियुक्त करेंगे तो वो किस फॉर्म के तहत किया जाता है, SF8 के तहत। बात समझ में आ गई? किसी भी चीज को प्रस्तुत करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है, प्रस्तुति अधिकारी। तो प्रस्तुति अधिकारी की पोस्टिंग मतलब को तैनात हम कैसे करेंगे, नियुक्त किससे करेंगे, SF8। ठीक है, अगला जो होता है SF9।
SF9 पहले होता था, जिसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। SF9 को वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। इसमें क्या होता था, कारण बताओ आदेश, जिसे वर्तमान में क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो ये क्या होता था, SF9 एक कारण बताओ आदेश होता था जो कर्मचारियों को दिया जाता था, जिसे वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। ठीक है। SF1 सस्पेंशन, SF2 माना गया सस्पेंशन, SF3 निर्वाहन भत्ता, SF4 ड्यूटी पर वापस लेना, SF5 मेजर पेनाल्टी बड़ी शास्ति, SF6 आपके द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसकी को नामंजूर करना, ठीक है, देने से मना करना। SF7 आपके जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करना। SF9 को हटा दिया गया है। SF10 SF10 अगला क्या है आपका, SF10। तो SF10 क्या होता है, संयुक्त कार्रवाई के आदेश। जब कभी भी कोई संयुक्त कार्रवाई का आदेश दिया जाता है उसे क्या, उसको कौन सा फॉर्म दिया जाता है, SF10। अब संयुक्त कार्रवाई क्या होगी, जैसे सपोज मान लो कोई घटना घटी, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमें क्या देना, DAR के मामले के तहत उसको चार्जशीट देना पड़ता है। तो अगर मुझे किसी एक कर्मचारी को चार्जशीट देना पड़ेगा, चाहे SF11 दूँ चाहे SF5 दूँ, तो एक कर्मचारी के लिए मैंने एक SF11 निकाल दूंगा, SF5 निकाल दूंगा। लेकिन संयुक्त रूप से क्या, मान लो दो लोगों ने मिलकर जानबूझ के कोई कृत्य किया है, तो जब या किसी मिल के या 10 या 15 या 2 या 3 या 4 2 से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से कोई कृत्य किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए यदि कोई चार्जशीट दी जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है, SF10 किया जाता है। तो संयुक्त कार्रवाई के आदेश जब दिए जाते हैं तो किस तहत दिए जाते हैं, SF10। बात समझ में आई। SF1 निलंबन, SF2 माना गया निलंबन, SF3 निर्वाहन भत्ता, SF4 ड्यूटी पे वापस लेना, SF5 मेजर पेनाल्टी, SF6 आपका दस्तावेज देने से मना करना, SF7 आपका जो जांच अधिकारी है उसकी नियुक्ति, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF9 हटा दिया गया है, SF10 मतलब संयुक्त कार्रवाई के आदेश। अब SF10 को भी दो भागों में कर दिया गया है आगे, ठीक है, 10A और 10B, SF10A और SF10B। अब SF10A में क्या होगा, संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति। देखो SF10 में हम क्या कर रहे हैं, संयुक्त कार्रवाई का आदेश दे रहे हैं। अब हम नॉर्मल जब जांच अधिकारी की नियुक्ति करते थे तो क्या दे देते, SF7। नॉर्मल जब जांच अधिकारी की नियुक्ति करते थे तो SF7 देते थे, लेकिन जब संयुक्त कार्रवाई के लिए हम जांच अधिकारी की नियुक्ति करेंगे तो कौन सी देंगे, SF10A देंगे। SF10 क्या होता है, संयुक्त कार्रवाई के आदेश। SF10A क्या होगा, संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF10A क्या होता है, संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति। उसके बाद फिर क्या होगा, SF10B। SF10B मतलब संयुक्त कार्रवाई में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। अब वहां पे प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा देते थे, SF8। नॉर्मल कंडीशन में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए क्या देते थे, SF8। लेकिन संयुक्त रूप से जब आदेश जारी होगा तो SF10B दिया जाता है संयुक्त रूप से प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए। अगर स्टार्टिंग से फिर से हम इसको समझे, SF1 निलंबन के लिए, ठीक है, SF2 माना गया निलंबन, SF3 निर्वाहन भत्ता, SF4 ड्यूटी पे वापस लेना, ठीक है, SF5 बड़ी शास्ति, SF6 दस्तावेजों को देने से मना करना, SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति करना, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति करना, SF9 को हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद SF9 के बाद क्या आ गया, SF10। तो SF10 मतलब संयुक्त रूप से कार्रवाई के आदेश। जब संयुक्त रूप से कार्रवाई का आदेश का जारी किया था तो SF10, ठीक है। तो उसके बाद SF10A, उसमें क्या होता है, संयुक्त कार्रवाई की जांच अधिकारी के लिए नियुक्ति। संयुक्त कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति। फिर SF10B तो क्या होगा, संयुक्त कार्रवाई के लिए प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। उसके बाद फिर अगला जो मानक फॉर्म आता है वो कौन सा आता है भाई, SF11। SF11 तो SF11 क्या होता है, छोटी शास्ति का आरोप। जब किसी के ऊपर
छोटी शास्त्री का आरोप लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, SF11 कहते हैं। SF11 के थ्रू क्या दिया जाता है, छोटी शास्त्री का आरोप पत्र। ठीक है, आपके द्वारा कोई काम है ऐसा किया गया है जो ऐसा लगता है कि छोटी शास्त्री का मामला बनता है, तो SF11 आपको दे दी जाती है, छोटी शास्त्री का आरोप पत्र। SF5 क्या थी आपकी, बड़ी शास्त्री का आरोप पत्र। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है SF11 को। सबसे पहले SF11 तो छोटी शास्त्री का पत्र हो गया, उसके बाद क्या होता है SF11A, क्या हो जाएगा SF11A। अब SF11A में क्या था भाई, छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री की कार्रवाई। अब आपको SF11 तो दे दी गई है, आपको क्या दे दी गई है SF11, लेकिन SF11 में ये देखा जाता है कि ये भैया इसने जो कृत्य किया है वो तो छोटी शास्त्री का मामला नहीं है, ये तो बड़ी सजा का मामला है, बड़ी शास्त्री का मामला है। तो जब छोटी शास्त्री पे बड़ी शास्त्री की कार्रवाई की जाती है तो उसके तहत SF11A दिया जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे हमने आपको माना कि छोटी सी गलती है, ये छोटी शास्त्री तो SF11 दे दिया, लेकिन हमको अब जांच में ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हमको ऐसा फील हुआ कि SF11 नहीं है, ये तो बड़ी शास्त्री का मामला बन रहा है, तो हम आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, SF11A में, जिसमें छोटी शास्त्री में ही बड़ी शास्त्री की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद फिर अगली हो जाएगी SF11B। SF11B, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई कि छोटी शास्त्री में जांच की कार्रवाई। कभी ऐसा लगता है कि भैया SF11 तो दे दी गई है, SF11 में अब जांच होती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें अब क्या है, कुछ गड़बड़ है, उसमें हमको जांच करने की भी आवश्यकता है। तो जब भी अगर छोटी शास्त्री में जांच करवाने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या दिया जाता है, SF11B। SF11 छोटी शास्त्री आरोपित करने के लिए, SF11A छोटी शास्त्री पर बड़ी शास्त्री की कार्रवाई करने के लिए, SF11B छोटी शास्त्री में जांच की कार्रवाई करने के लिए। फिर अगला होता है SF11C। आपका अगला क्या हो जाएगा, SF11C। तो SF11C में क्या होता है, बड़ी शास्त्री को छोटी शास्त्री में बदलने के लिए। जैसे आपको मान लो कि आपको SF5 दी गई है, अब SF5 की जांच चल रही है और हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो SF5 का मामला ही नहीं है, ये तो SF11 का मामला है, तो उस बड़ी शास्त्री को छोटी शास्त्री में कन्वर्ट करने किया जाएगा, तब क्या दिया जाएगा, SF11C दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। SF11C बड़ी शास्त्री को छोटी शास्त्री में बदलने के लिए। फिर से देख लो, SF11 छोटी शास्त्री का आरोप पत्र, SF11A छोटी शास्त्री में बड़ी शास्त्री की कार्रवाई करने के लिए, SF11B छोटी शास्त्री में जांच करने के लिए, SF11C बड़ी शास्त्री में छोटी शास्त्री में बदलने के लिए। बात समझ में आ गई। अभी तक देखो हमने SF11C तक हमने चार्जशीटें पढ़ लिया है। सबसे पहली चीज SF1 सस्पेंशन के लिए, SF2 माना गया सस्पेंशन, SF3 का निर्वहन भत्ते के लिए, SF4 आपका ड्यूटी पे वापस लेने के लिए, SF5 मेजर पेनाल्टी, SF6 आपको दस्तावेज देने से मना करना, SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF9 को हटा दिया गया है। ठीक है, कारण बताता हूं, उसको हटा दिया गया। SF10 में क्या था, संयुक्त कार्रवाई। SF10A में संयुक्त कार्रवाई के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF10B में जांच संयुक्त कार्रवाई के लिए प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। उसके बाद फिर आता है SF11 मतलब छोटी शास्त्री आरोपित करना। SF11A में क्या होता था, इसमें आपको छोटी शास्त्री को बड़ी शास्त्री में कन्वर्ट किया जाता था। SF11B में क्या होता था, जो छोटी शास्त्री है उसमें क्या करते हैं, जांच। अगर जांच की कार्रवाई की जाएगी तो क्या दिया जाता है, SF11B। और SF11C मतलब बड़ी पेनाल्टी को छोटी पेनाल्टी में कन्वर्ट करने के लिए SF11 क्या दी जाती थी, C दी जाती है। आगे अगली है SF12। अगली क्या मिलती है आपको, SF12 नियम 14(1) के तहत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देना। नियम 14(1) जो सुने हो ना कार्रवाई, ठीक है, 14(1) सुना है, नहीं सुना है, रिमूव करने के लिए नौकरी से सीधे एक 14(2) है यार, वो है ना। SF12 जो है नियम 14(1) के तहत
कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देना है। अगर मुझे आपको क्या है कि 14(1) के तहत कार्रवाई करने के लिए जो ज्ञापन दिया जाता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है, SF-12 दिया जाता है। उसके बाद फिर जो अगला है वो क्या हो जाता है, SF-13। अगला क्या है आपका SF-13। तो ये क्या होता है भैया, R11 के तहत सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने का ज्ञापन देना। ठीक है, तो SF-13 ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि जो हमारे रिटायर कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अगर उनको कोई चार्जशीट देना है तो वो किस मानक फॉर्म में देंगे, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे, तो उनको दे दिया जाता है SF-13। SF-13 के थ्रू हमारे जो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी है उसके विरुद्ध क्या की जाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या देंगे, हम ज्ञापन देंगे। बात समझ में आई? चार्जशीट की अगर हमको देना है रिटायर कर्मचारी को तो कौन सी देंगे, SF-13। ठीक है, तो SF-13 जो रहेगा उस SF-13 में क्या होता है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कुछ हमको चार्जशीट देना है तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं SF-13। फिर SF-14 क्या होता है, वही ऐसा निवृत्त रेल कर्मचारी के विरुद्ध जांच कार्रवाई करने का ज्ञापन। ठीक है, तो देखो SF-13 में क्या हुआ, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी था उसकी विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वीकृति के लिए किसको लेटर लिखा जाता है, ये राष्ट्रपति को। और SF-14 में क्या होता है कि उसके विरुद्ध क्या होती है, कार्रवाई की जाती है। बात समझ में आई? सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए SF-14, ठीक है, सेवानिवृत्त कर्मचारी को चार्जशीट देने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है, SF-13 दिया जाता है। ये दोनों चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, एक बार फिर से देख लो। SF-1 निलंबन, SF-2 माना गया निलंबन, SF-3 निर्वहन भत्ता, SF-4 ड्यूटी पे वापस लेना, SF-5 बड़ी शास्ति हो गई, SF-6 दस्तावेज देने से मना करना, SF-7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF-8 प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति, SF-9 हटा दिया गया है, SF-10 संयुक्त रूप से जांच करना, SF-10A उसमें क्या होता है, संयुक्त रूप से जांच के लिए जांच अधिकारी बनाना, SF-10B उसमें क्या था आपका, संयुक्त रूप से आपका प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। फिर था 11 SF-11 तो छोटी शास्ति प्रदान करना, SF-11A इसमें क्या होता था कि छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति में कन्वर्ट करना, SF-11B इसमें क्या होता था कि छोटी शास्ति में जांच करना, जांच अधिकारी जांच करना। ठीक है, उसके बाद SF-11C उसमें बड़ी शास्ति को छोटी शास्ति में कन्वर्ट करना। SF-12 में क्या होता था कि नियम जो रहेगा 14/1 के तहत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देना। SF-13 में क्या था कि रिटायर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना। ठीक है, SF-14 में क्या होता है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसके विरुद्ध जांच कार्रवाई करने का ज्ञापन देना। ठीक है, तो ये जो मानक फॉर्म है जो हम लोगों ने पढ़ा 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेके 14 तक जो इनको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पेनल्टी। अब आपको सजा मिलेगी, चाहे छोटी सजा मिले बड़ी सजा मिले, तो आपको क्या मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी, सजा मिलेगी। तो कौन कौन सी सजा मिलेगी, उन सजाओं की बात कर लेते भाई। तो सबसे पहली चीज होती है, 2 शास्तियां होती है, एक छोटी होगी और एक क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। एक छोटी होगी और एक कैसी हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। तो छोटी और बड़ी, ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, छोटी शास्ति की बात करेंगे। छोटी शास्ति मतलब माइनर पेनल्टी। SF-11 देकर आपको क्या दी जाती है, माइनर पेनल्टी दी जाती है। जब आपको SF-11 मिलेगा तो माइनर पेनल्टी मिलेगी। तो सबसे पहली पेनल्टी क्या होती है आपकी, परिनिंदा। पहले ही बता चुका हूँ, सस्पेंशन पेनल्टी नहीं है।
सस्पेंशन सजा नहीं है। सजा आप जो हम पढ़ रहे हैं ये सजा है। सबसे पहली सजा क्या है? परिनिंदा। परिनिंदा मतलब आपको उस लेटर में आपको हिदायत दे दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है, आपकी परिनिंदा कर दी जाती है कि दोबारा ऐसा नहीं करना, नहीं तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पर ये परिनिंदा भी क्या है? एक प्रकार की सजा है। परिनिंदा भी क्या है? एक प्रकार की सजा। आपकी सीआर में लाल अक्षरों से लिखा जाता है कि आपको ऐसा ये दी गई है। ठीक है, परिनिंदा। दूसरा क्या होता है? नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक। पहली हल्की सजा क्या हो गई कि परिनिंदा आपको समझा के छोड़ दिया। दूसरा क्या होगा कि एक अवधि के लिए आपकी पदोन्नति में रोक, मतलब आपको इतने सालों के लिए आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है, ऐसे आपको सजा दे सकते हैं। तीसरा क्या होगा? रेल सेवक की असावधानी, आदेशों की अवहेलना के कारण हुई आर्थिक क्षति की पूर्ण और आंशिक वसूली। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं भाई? अगर आपके कारण कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण जो आर्थिक क्षति हुई है, रेलवे को क्या हुई है? आर्थिक क्षति हुई है। ठीक है, तो उसके ये आपको सजा दे सकते हैं कि आपके कारण जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का, या तो पूरी उसकी आप भरपाई करो या आंशिक रूप से भरपाई करो। ये सजा भी आपको दी जा सकती है। मतलब जो भी क्षति हुई है सरकार की, आर्थिक जो भी लॉस हुआ है उसको आपसे भरा जा सकता है। अगला क्या हो सकता है? ये पहले में परिनिंदा, दूसरे में नियत अवधि के लिए पदोन्नति में रोक, तीसरा जो भी आपने क्षति किया है उसकी आपसे भरपाई। तीसरा हो जाएगा थर्ड ए। थर्ड ए में क्या होता है? आपका सुविधा पास पीटीओ को रोक देना। आपका सुविधा पास रोका जा सकता है, आपका पीटीओ रोका जा सकता है, या तो आपके दोनों चीजों को रोका जा सकता है। 3B के तहत 3 साल से कम अवधि के लिए समय वेतनमान के निचले स्तर पर वेतन को बिना संचयी प्रभाव के अवनति जिसका पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसका अगर 3 का बी में क्या आता है? 3 के ए में क्या था? आपके पास पीटीओ को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। 3 के बी में क्या किया है कि 3 साल से कम अवधि के लिए, कितने साल से कम अवधि के लिए? 3 साल से कम अवधि के लिए समय वेतनमान के निचले स्तर पर वेतन को बिना संचयी करें। मतलब 3 साल से कम अवधि के लिए आपको क्या कर सकते हैं? नीचे ग्रेड पे डाउन ग्रेड पे आपको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। किसे? 3 साल से कम अवधि के लिए। ठीक है, और ये जो रहेगा ये आपका संचय नहीं रहेगा, इसका आपकी पेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही 3 साल हो जाएंगे उसके बाद फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपको जो भी नया है, आपका जो वेतनमान रोका गया है वो पूरा का पूरा बैकडेट से आपको मिल जाएगा। अगला चौथा जो है, निश्चित अवधि के लिए भावी वेतन वृद्धि पर इस निर्देश के साथ रोक की शास्ति की समाप्ति के बाद उसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर ना पड़े। ठीक है, देखो चौथे में क्या कह रहा है ये कि निश्चित समय अवधि तक आपका वेतन वृद्धि को क्या कर देगा? रोक देगा। ठीक है, और ऐसा रोकेगा कि फ्यूचर पे इसका कोई असर ना हो। ठीक है, तो छोटी शास्ति में आपको कौन कौन सी सजा मिलेगी? सबसे पहले आपको परिनिंदा, समझा के छोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको नियत अवधि तक, कुछ सालों के लिए आपका पदोन्नति में रोक सकते हैं कि भैया कुछ अवधि तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है भैया आपको कि जो भी आपके द्वारा नुकसान हुआ है उसके आपसे भरपाई हो सकती है। ठीक है, तीसरे का ए क्या हो सकता है कि आपका पास पीटीओ क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तीसरे का बी ये कहता है कि निश्चित अवधि तक आपका वेतनमान को आपको निचली अवधि में, मतलब सपोज आप मान लो 4200 ग्रेड पे है या फिर मान लो 4600 ग्रेड पे है, तो आपको नीचे कर सकते हैं 4200 ग्रेड पे कर सकते हैं कुछ अवधि, जैसे 2 साल के लिए। अब 2 साल के बाद फिर से आप नॉर्मल उसी अवधि पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे इंक्रीमेंट सारे एक साथ आपको लगा दिए जाएंगे। ठीक है, इसका आपके पेंशन पे या फ्यूचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा क्या है कि निश्चित अवधि के लिए आपकी क्या कर दी जाएगी? वेतन वृद्धि में रोक। जैसे बोल दिया जाएगी आपको 4 साल के लिए या 3 साल के लिए कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। जो वेतन वृद्धि मिलती है ना 3-3% हर साल इंक्रीमेंट, वो रोक दिया जाएगा कि भैया 3 साल तक आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर 3 साल के बाद वो 3 साल का एक साथ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल तक नहीं दिया जाएगा, 3 साल के बाद एक साथ आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जितना भी SF11 की जितनी भी सजा होती है
ये संचय से नहीं होती, नॉट कम्युनिटी होती, मतलब आपके फ्यूचर में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस टाइम पे, जिस पीरियड में आपको सजा मिल रही है उसी टाइम पे आपका लॉस है, बाकी बाद में पूरा एक साथ आपको मिल जाएगा। जैसे इंक्रीमेंट रोका इनने 2 साल के लिए, तो 2 साल तक आप जिस वेतनमान पे अभी हो उसी वेतनमान पे आपकी सैलरी 2 साल तक होगी, और 2 साल के बाद जो आपका वेतनमान कितना होना था, 3 दूनी 6% होना था, तो एक साथ आपका 6% क्या हो जाएगा, वो आपके वेतन पे लगा दिया जाए। मतलब आपके साथ वाला जिस वेतन पे रहेगा आप भी उसी वेतन पर रहोगे, क्योंकि ये संचय नहीं। ये हो गई कौन सी, छोटी शास्ति। अब बात करते हैं बड़ी शास्ति, मेजर पेनाल्टी। जिस अगर आपको SF5 मिली है तो SF5 बिल पर आपको क्या दी जाएगी, बड़ी शास्ति या मेजर पेनाल्टी प्रदान की जाएगी। अब इसमें क्या होगा भाई, अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे कहां तक आए थे हम, 4th तक। वहां पे कहां तक आए थे, 4th तक। पहले में परिंदा हो गई थी, ठीक है। दूसरे में क्या था, पहले में परिंदा हो गई थी, दूसरे में नियमित अवधि की पदोन्नति में रोक हो गया था। फिर आपका तीसरे में क्या था कि जो भी आपने नुकसान किया है उससे आपकी भरपाई। 3 का ए में सुविधा पास या PTO पे रोक। 3 का बी में क्या था, 3 साल के समय अवधि के लिए वेतन के निचले क्रम में आपको पहुंचा देना। 4 में क्या था कि निश्चित समय के लिए आपके वेतन वृद्धि को क्या कर देंगे, रोक देंगे। अब बड़ी शास्ति का 5वां है। 5वां पार्ट क्या कहता है, 3 साल से अधिक अवधि के लिए समय वेतनमान के निचले स्तर पर। देखो उसमें क्या था, 3 साल से कम अवधि के हम निचले क्रम में पहुंचाते थे और फ्यूचर इफेक्ट भी नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या हो गया, 3 साल से अधिक समय के लिए आपको निचले स्तर पर पहुंचा दिया गया। और संचयी प्रभाव के अवनत करना, और ये क्या है, बिना संचयी प्रभाव से। और ये भी जो आपको किया गया है ये कोई भी आपका कम्युनिटी इफेक्ट से नहीं रहेगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा का रहेगा। अब 6वां क्या कहता है, निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि के लिए वेतन, ग्रेड, पद और सेवा से इस निर्देश के साथ रोक की उक्त शास्ति की समाप्ति पर उसका प्रभाव भविष्य की वेतन वृद्धि पर पड़ेगा अथवा नहीं, यदि पड़ेगा तो किस सीमा तक पड़ेगा, ठीक है। तो पहले में क्या था, 3 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए क्या किया गया, आपको निचले क्रम में पहुंचा दिया गया, ठीक है। और बोल दिया गया कि संचय नहीं होगा भाई, ठीक है। 6वें में क्या कह रहा है कि आपके वेतन को भी डाउनग्रेड कर सकता है, आपके ग्रेड पे को भी डाउनग्रेड कर सकता है, आपके पद को भी डाउनग्रेड कर सकता है। किस किस को किया उसने, वेतन को, ग्रेड को और पद को, ये तीनों को क्या कर सकता है, डाउनग्रेड कर सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए आपको इनिशियल पे भी कर सकता है। और उसमें साफ साफ ये लिखा होगा कि इसका असर आपको फ्यूचर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर संचय से दे दिया तो जैसे ही 5 साल के लिए दे दिया तो 5 साल के बाद आप खत्म हो, आपका फ्यूचर में जो मिलने वाला फायदे थे वो सब खत्म। वहीं से फिर उस 5 साल के बाद ही जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा। ये आ हो गया। और बा क्या कहता है, पुनः अपनी वरीयता प्राप्त करेगा अथवा नहीं। उसमें ये चीज भी मेंशन किया जाएगा कि अगर आपको डाउनग्रेड किया गया है, इनिशियल किया गया है 5 साल के लिए, तो उसके बाद वो अपनी पुनः जो सीनियरिटी है उसमें जाएगा नहीं जाएगा कि वहीं पे रहेगा, ये भी उसमें क्या किया जाता है, मेंशन किया जाएगा। मतलब वो चाहे तो आपको यदि इनिशियल कर दिया, डाउनग्रेड पे कर दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद भी आप वहीं के वहीं रहोगे, फिर अपनी नॉर्मल जो आपका सीनियरिटी थी उसमें आप नहीं जा पाओगे। उसके बाद अगली जो बड़ी सजा है 7वीं, वो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ठीक है। अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति में क्या होगा कि भाई ये उससे बड़ी सजा हो गई कि आपको बोल देंगे भैया एक काम कर लो, आप तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले लो, आप तो रिटायर हो जाओ, ठीक है। तो आपको जबरन अनिवार्य रूप से आपको क्या कर दिया जाएगा, घर में बैठा दिया जाएगा। तो अगर आपको घर में बैठाला जा रहा है और जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है, तो सेवानिवृत्ति में आपको क्या मिलेगी, पेंशन का लाभ दिया जाएगा, आपको पेंशन का लाभ प्रॉपर मिलेगा, आप घर पे बैठेंगे बस। उसके बाद उससे बड़ी सजा होती है सेवा से हटा देना, जिसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, रिमूव कर देना, रिमूव फ्रॉम सर्विस कहते हैं, ठीक है। आपको सेवा से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। पेंशन नहीं है दे रहे, अभी हम क्या कर रहे थे, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रहे थे,
तो उसमें क्या हो रहा था, आपको पेंशन तो मिल रही थी, लेकिन हमने आपको तो सर्विस से हटा दिया, तो इसमें आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना सा लाभ रहेगा कि आप भविष्य में किसी और भी जॉब की तैयारी कर सकते हो, किसी और नौकरी में जा सकते हो, मतलब सरकारी किसी भी या फिर अर्धशासकीय किसी भी फॉर्म में आप जाके नौकरी कर सकते हो। इससे बड़ी सजा होती है बर्खास्त करना। 90 नंबर की सबसे बड़ी सजा क्या है, सेवा से बर्खास्त करना, आपको हाँ बर्खास्त कर देना, डिसमिसल बोलते हैं इसको। ठीक है, कोर्ट मार्शल होता था कभी कभी, ठीक है, इसको डिसमिसल कहेंगे। आर्मी में होता है, अपने यहाँ डिसमिसल होता है। ठीक है, सेवा से बर्खास्त कर देना। अगर आपके उस पर लेटर पे लिखा है, आपको सजा मिल जाती है कि आपको सेवा से क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो आप भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ना किसी प्राइवेट फॉर्म में जा पाएंगे, ना अर्थशासकीय में जा पाएंगे, ठीक है, ना गवर्नमेंट में, किसी भी सरकारी या सरकार से जुड़ी हुई किसी भी संस्था में आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी अगर बर्खास्त करेंगे। तो ये होती है बड़ी पेनल्टी की सजा। तो देखो हमने कितनी शास्ति पढ़ा, पहले माइनर शास्ति पढ़ा, ठीक है, तो माइनर में कौन कौन सजा थी, पहले में परिनिंदा थी, ठीक है, दूसरे में क्या था कि आपको निचले वेतन पे 3 साल से कम अवधि के लिए निचले पद नियमित अवधि के लिए क्या कर दिया, पदोन्नति में रोक लगा दिया, पहला परिनिंदा, दूसरा आपके नियमित समय तक पदोन्नति में रोक, तीसरे में क्या किया गया था कि रेल सेवक की आपके द्वारा जो भी क्षति हुई है उससे पूर्ण रूप से आंशिक रूप से आपसे भरपाई करवा लेंगे। 3 के ए में क्या था, आपका पास पीटीओ बंद। 3 के बी में क्या था कि 3 साल से कम अवधि के लिए आपको क्या कर दिया गया, निचले स्तर पर निचले वेतनमान पे कर दिया गया। चौथे में क्या कर दिया गया कि निश्चित अवधि के लिए आपकी वेतन वृद्धि को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो 5वीं आती है तो वो किस में आ जाती है, बड़ी शास्ति में। बड़ी शास्ति में क्या करते हैं, 3 साल से, उसमें 3 साल से कम था, इसमें 3 साल से अधिक समय के लिए आपको निचले वेतन क्रम में डाल दिया गया। 6वें में क्या कहता है कि निश्चित समय अवधि के लिए वेतन में, ग्रेड में, पद में, सेवा में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। ठीक है, और उक्त तो शास्ति की समाप्ति पर उसका प्रभाव भविष्य की वेतन वृद्धि में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये उस वक्त वहां पे जो भी मेंशन करोगे उसके अनुसार होगा। अगला क्या था इसी का ब, पुनः अपनी वरीयता प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा, ये भी उसको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये तो 6वां हो गया। 7वें में क्या होता है भाई, उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी कि भैया तुम घर बैठ जाओ, ये लो पेंशन लो। इससे भी बड़ी सजा क्या है कि आपको क्या कर दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, बस इतना सा है कि आप किसी सरकारी नौकरी में जा सकते हो। अगर फिर अगली उससे बड़ी सजा नोवा क्या होगी कि आपको सेवा से क्या कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। जैसे ही बर्खास्त करेंगे तो आप फिर किसी सरकारी नौकरी के लायक भी नहीं रहोगे। अगर इनमें से कोई भी सजा मिले, चाहे माइनर मिले चाहे मेजर मिले, कोई भी सजा मिले, तो उसके बाद जो आपके पास जो रहता है वो रहता है अपील का। आपके हाथ में क्या रहता है, अब आपको यदि वो सजा जो मिली है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि ये सजा ना मिले, इसमें कुछ कमी हो या कुछ हो, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपील। कोई भी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत छोटी अथवा बड़ी शास्ति की प्राप्ति की प्रति के 45 दिन के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कितने दिनों के अंदर अपील की जा सकती है, तो 45 दिनों के अंदर अपील की सकते हैं। मतलब कोई भी कर्मचारी, उसको जो सजा मिली है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। कितने दिनों के अंदर अपील करेगा, तो 45 दिनों के अंदर। अपील से संबंधित नियमों का वर्णन नियम 17 और 20 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब जैसे अपील भी करेगा ना, तो किसको अपील करना है उसका जिक्र आपको जो पनिशमेंट लिखी रहती है उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई आप अगर इस सजा से संतुष्ट नहीं है तो उक्त कर्म अधिकारी को आप अपील कर सकते हो। ये वहीं लिखा रहता है, आपको जो सजा जो दी गई है उसी पर लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे आप अपील कर सकते हो। अब आगे, ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अपील तो आपको करना है, कितने दिनों के अंदर, 45। लेकिन कुछ ऐसे आदेश है जिसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। तो किस किस के खिलाफ आप अपील नहीं करोगे, राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश। अगर आपको राष्ट्रपति ने सजा दे दी है
उनके द्वारा पारित किया गया आदेश है तो भी आप अपील नहीं कर पाओगे। नियम संख्या 9 के अंतर्गत की जा रही अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान पारित किए गए जांच अधिकारी के आदेश अगर दिए गए। अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी द्वारा पारित कोई भी ऐसा आदेश जिसका उद्देश्य आरोपित कर्मचारी को सहायता पहुंचाना हो या जांच कार्रवाई के अंतिम निष्पादन का सुगम करना हो तो भी आप नहीं करेंगे। अब वो तो कारण थे जिसमें से बार बार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक बार बार पूछा जाता है कि भैया कब आप अपील नहीं कर पाओगे? अगर आपको जो सजा है उसको किसने पारित किया है? राष्ट्रपति ने। अगर राष्ट्रपति ने पारित किया है तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। अब कहाँ पे अपील कर सकते हो? ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील कर सकते हो उस पर अब चर्चा करते हैं। ठीक है, कहाँ अपील करोगे? निलंबन के आदेश पर आप अपील करोगे, निर्वहन भत्ते को प्राप्त करने के लिए आप अपील करोगे, निलंबन से बहाली के आदेश के लिए कर सकते हो, निलंबन अवधि को पुनः ड्यूटी माने जाने के विषय में, शास्ति के आदेशों के विरुद्ध में जो आपको शास्ति मिली है उसके विरुद्ध में आप अपील कर सकते हो, प्रतिकूल प्रभाव वाले दंड जिनका प्रभाव भविष्य के वेतन भत्ते एवं वरीयता को प्रभाव करता है उसके लिए भी आप अपील कर सकते हो। जैसे आपको ऐसी कोई सज़ा मिली जो फ्यूचर में आपको इफेक्ट कर रही है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ठीक है, आपको सजा मिली, सबसे पहले आपको चार्जशीट मिली, चार्जशीट के बाद जांच हुई, जांच होने के बाद आपको सजा मिली, सजा होने के बाद 45 दिन के अंदर आपने क्या कर दिया? अपील कर दिया हायर ऑफिसर को। ठीक है, अब अपील करोगे, उसके बाद अपील से भी कुछ नहीं हो पाया, अपील से भी आप खुश नहीं हैं, फिर क्या करते हैं? पुनरीक्षण करते हैं, रिवीजन करते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? रिवीजन। तो रिवीजन का शाब्दिक अर्थ है फिर से देखना, फिर से देखना, अर्थात जांच या दंड आरोपण की प्रक्रिया के अभिलेखों को दोबारा से उसमें रह गई त्रुटि यदि कोई हो में सुधार करना या जांच प्रक्रिया में फलस्वरूप दी गई शास्ति के बाद कोई ऐसा तथ्य सामने आया है जो पहले प्रस्तुत नहीं। जैसे मान लो आपको कोई सजा जो मिल गई पर आपने उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए वो चीज़ नहीं बता पाया या फिर कोई ऐसा तथ्य आपके सामने आ गया है जो आप प्रस्तुत करके बच सकते थे, उस वक्त आप नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? रिवीजन की पीठ डाल सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। संपूर्ण प्रकरण की प्रस्तुति बदल सकती हो तो सक्षम अधिकारी पूरे प्रकरण को फिर से देखकर आदेश पारित कर सकते हैं, इससे यथावत या कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, उसे रिवीजन कहते हैं। बात समझ में आई? अब रिवीजन प्राधिकारी कौन होता है भाई? रिवीजन अथॉरिटी। अब रिवीजन अथॉरिटी कौन होता है? तो जो रिवीजन अथॉरिटी होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। रिवीजन अथॉरिटी कौन होते हैं? राष्ट्रपति, पहला। दूसरा, किसी क्षेत्रीय रेल का महाप्रबंधक या उससे सक्षम प्राधिकारी जिसके अधीन आरोपित कर्मचारी कार्य करता है। ठीक है, पहली चीज राष्ट्रपति सर्वे हो गए। उसके बाद किसी भी क्षेत्रीय रेल का महाप्रबंधक या उसके समकक्ष प्राधिकारी जिसके अधीन आरोपी क्या कर रहे हैं? कार्यरत हैं। उसके बाद यदि अपील नहीं की गई हो तो ऐसा अपीलीय अधिकारी जो मंडल रेल प्रबंधक से कम स्तर का ना हो। अगर आपने अपील नहीं किया है तो ऐसा अधिकारी जो मंडल रेल प्रबंधक से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी जो सहायक विभागाध्यक्ष से कम स्तर का ना हो या उसके अधीन हो। जो सहायक विभागाध्यक्ष जो होते हैं उसके समतुल्य होना चाहिए, तो अब वहां पे भी आप उसके रिवीजन कर सकते हैं। अब रिवीजन के बाद अगली चीज क्या होती है? रिव्यू होती है, पुनर्निरीक्षण। अब आपने रिवीजन किया है, रिवीजन के बाद फिर अगर आपके पक्ष में नहीं आ रहा, फिर आप चाहते हो तो फिर क्या कर सकते हो? पुनः निरीक्षण करने के लिए फिर रिव्यू कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिव्यू। किसी भी अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान या उस विभागीय अनुशासनिक प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात कोई नया तथ्य सामने आता है। अब वो आपने रिवीजन किया, उसके बाद भी फिर कोई अगर आपको सामने नया तथ्य आ गया तो फिर उसको किसके आधार पर कर सकते हो? उसके बाद फिर रिव्यू आप पिटीशन उसमें डाल सकते हो। तो इसमें क्या होता है? किसी भी अनुशासन जांच के दौरान या विभागीय अनुशासनिक प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात कोई नया तथ्य सामने आने पर
केवल राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्निरीक्षण की कार्रवाई की जा सकती है, परंतु कोई भी दंड कर्मचारी को बचाव का अवसर दिए बिना नहीं दिया जा सकता, और जहां आवश्यक हो संघीय लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो रिव्यू जो रहेगी वो किसके पास प्रस्तुत की जा सकती है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास। ठीक है, रिव्यू किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। फिर रिवीजन किसके पास रहती है? राष्ट्रपति, महाप्रबंधक, ये सभी लोगों के पास रहेगी। ठीक है।